फ्रेंड्स, अब देसी चिकन ब्रीड्स के बाद अब हम देखेंगे कि देसी चिकन के लिए हाउसिंग किस तरीके की होनी चाहिए और शेड वगैरह जो भी हम बनाते हैं उसके लिए हम क्या क्या मतलब कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी प्लानिंग करें। तो आइए देखते हैं हाउसिंग एंड शेड प्लानिंग इन देसी चिकन ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो हाउसिंग मैनेजमेंट है, जो ओवरऑल मैनेजमेंट है देसी चिकन्स का, उसमें 3 बातों का हम ख्याल रखते हैं, कंसीडर करते हैं। पहली हाउसिंग होती है, फिर कंसीडर करते हैं जनरल मैनेजमेंट और हेल्थ हाइजीन, और फिर फीड एंड फीडिंग, जिसमें फीड फार्मूला वगैरह वो सब आते हैं। कुछ भी कंडीशन हो, लेकिन हमें एक बात इसमें याद रखनी चाहिए हमेशा, वो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा इसमें ख़र्चा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट स्पेंड टू मच मनी ऑन एनीथिंग। जो भी रिसोर्सेज, लोकल रिसोर्सेज, फार्म रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उन्हीं को हमें यूज़ करना चाहिए इसमें। तो इसके बाद देखते हैं हाउसिंग। बैकयार्ड फार्मिंग जो होती है, चिकन्स जो पाले जाते हैं बैकयार्ड फार्मिंग में, उन्हें यूजुअली हम ओपन में रखते हैं, जो खुला एरिया होता है उसमें रखते हैं। जैसे गाँव वगैरह में आपने देखा होगा कि जो भी गांव में जिस टाइप के भी घर होते हैं, तो वो गलियों वगैरह में या उसमें चिकन घूमते रहते हैं, तो वो जो कहलाता है वो ओपन टाइप की फार्मिंग होती है। नाइट के लिए क्या करते हैं, एक छोटा शेल्टर या दरबा टाइप से उसका बना दिया जाता है, जिसमें मुर्गियों को रखा जाता है। उनका सिर्फ़ एक उद्देश्य ये होता है कि उन्हें प्रेडेटर्स से, जो भी कुत्ते बिल्लियाँ हैं या जो उनके शिकारी होते हैं, उनसे उनका बचाव होता है, या फिर चोरों से, कि वो चोरी ना हो जाएं। एक्सपेंडिचर जो हाउसिंग पर किया जाता है ऐसे केसेस में, वो डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है फ्लॉक का। यूजुअली फार्मर जो रूरल कंडीशन में होते हैं गांव वगैरह में, वो 20 से और 200 बर्ड्स तक अपने पास रखते हैं एक हाउसिंग फैसिलिटी में। यहाँ पर हम कंसीडर जो कर रहे हैं बैकयार्ड फार्मिंग, वो 20 मुर्गियों से 250 मुर्गियों तक को कंसीडर कर रहे हैं। और इसमें जो हाउसिंग सिस्टम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। या तो फ्री रेंज होते हैं, जिसमें अनलिमिटेड खुली जगह होती है, या फिर सेमी इंटेंसिव टाइप के होते हैं, जिसमें लिमिटेड ओपन एरिया होता है। फ्री रेंज पोल्ट्री में जो 20 से 30 बर्ड्स रखी जाती हैं, उसमें हम इस टाइप की फार्मिंग, इस टाइप की हाउसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। लकड़ी का जो कहते हैं ना कि दरबा बना के देना इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि एक दरबा बना देते हैं और मुर्गियों को ओपन ग्रासलैंड टाइप की जो जगह होती हैं, जहाँ घास वगैरह या और झाड़ियाँ हों या इस टाइप की जो जगहें होती हैं, वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो मुर्गियाँ क्या करती हैं, इसमें दिन भर चुगती रहती हैं, जो भी घास फूस या कीड़े मकोड़े उन्हें मिलते हैं। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा फीड नहीं दिया जाता है इस कंडीशन में। ओपन रेंज जिसे कहते हैं ना, फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग में एक्स्ट्रा फीड नहीं दिया जाता है। जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें इन्हें बाहर से मिलती हैं वही खाती हैं और उसी से अंडे देती हैं या फिर इनका ग्रोथ होता है। तो ये ओपन टाइप की फ्री रेंज टाइप की फार्मिंग हो गई है। ये उसका एक और वेरिएंट है हाउसिंग का। इस टाइप की हाउसिंग बनाई जाती है और इसमें क्या किया जाता है कि जो ओपन एरिया, जैसा मैंने पिछली पिक्चर में भी दिखाया, ओपन एरिया को आप थोड़ा वायर वगैरह से कवर भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें घास का और इस सब का होना ज़रूरी रहता है। वेजिटेशन का को प्रोवाइड करना इसमें ज़रूरी रहता है। फिर आता है सेमी इंटेंसिव टाइप। ये 250 बर्ड्स तक की इसमें फार्मिंग हम करते हैं। इसमें शेड रिक्वायर्ड होता है, प्रॉपर शेड हमें इसमें चाहिए होता है सेमी इंटेंसिव टाइप में। लेकिन इसमें जो ओपन एरिया होता है ना, वो लिमिटेड होता है। जैसे फ्री रेंज में तो कितना भी हम ओपन एरिया देते हैं, इतना देते हैं ताकि उसकी डेली नीड्स फीड की पूरी हो सकें, लेकिन इसमें हम लिमिटेड ओपन एरिया देते हैं। एक चिकन को लगभग इसमें 3 स्क्वायर फीट की कवर्ड जगह चाहिए होती है और 6 स्क्वायर फीट का ओपन एरिया चाहिए होता है। और 250 अगर एडल्ट चिकन हमें रखने हैं किसी फार्म में, तो लगभग हमें 750 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है। फार्म की जो विड्थ होती है वो 18 से 20 फीट तक रखी जाती है। और तो इस हिसाब से, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि 3 स्क्वायर फीट इसे जगह चाहिए एक चिकन को, 750 चिकन है और 18 से 20 फीट उसकी विड्थ है, तो इसकी जो लेंथ निकल के आती है कैलकुलेट करके,
वो लगभग 40 फीट के अराउंड, मतलब 40 फीट लेंथ का फार्म हमें बनाना होता है। और कोशिश ये की जाती है कि वो ईस्ट वेस्ट बनाया जाए। और इस फार्म में 1 फीट की जो साइड वॉल होती है, ब्रिक वॉल या ईंटों से जो दीवार बनाते हैं, वो 1 फीट की बनाते हैं, 1-1.5 फीट की। और बाकी का जो रहता है 5 से 6 फीट, उसमें आयरन वायर नेट या लोहे की जाली जो आती है उसे लगाया जाता है। ऊपर फिर हम टीन वगैरह डाल देते हैं। पर्चेज़ जो मुर्गी के लिए पर्चेज़ होते हैं, जिसमें वो पकड़ के बैठती है, जैसे डाली पे चिड़िया बैठती है, इस टाइप से हम स्टिक्स वगैरह लगा देते हैं। तो वो पर्चेज़ लगाए जाते हैं इसमें, और नेस्ट लगाया जाता है, नेस्ट प्रोवाइड किया जाता है फार्म में। और इसे चारों तरफ से हम इसे सिक्योर भी कर देते हैं, ताकि जो नेवले, सांप या चूहे वगैरह हैं या और कोई प्रेडेटर हैं वो उसके फार्म के अंदर ना आए। तो मतलब कम से कम इतना मजबूत तो हो कि कोई प्रेडेटर अंदर ना आ सके। फिर आता है सेमी इंटेंसिव, मतलब इसी टाइप का इसका हम फ़ोटो देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये बनाया गया है, ईंटों से बनाया गया है, एक दीवार है, उसके ऊपर लोहे का जाली लगा दिया गया है, और फिर उसमें हमने मुर्गियां रखी हैं। यहाँ पर आप देखें कि ओपन एरिया प्रोवाइड किया गया है मुर्गियों को। तो दिन में इस ओपन एरिया में हम ला कर रख दे, मतलब खुला छोड़ देते हैं मुर्गियों को, और रात में ये अंदर चली जाती हैं। लेकिन इस कंडीशन में हम इन्हें फीड प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो फीड वगैरह का फार्मूला है, किस टाइप का फीड इन्हें देना चाहिए अगर आप सेमी इंटेंसिव टाइप की देसी फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये अगली कुछ वीडियो में, इसी सीरीज़ में जो वीडियो आएंगी उसमें मैंने ये फार्मूला और ये सब फीड बनाने का बताया है। पर्चेज़ क्या होते हैं इस हाउसिंग के अंदर? पर्चिंग क्या है? एक यूजुअल बर्ड बिहेवियर है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुर्गियाँ इस डंडों के ऊपर बैठी हैं, जैसे चिड़िया डाली के ऊपर बैठती है, इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करने होते हैं फार्म में। इससे क्या होता है कि वेलफेयर प्रमोट होता है बर्ड का। उसका बिहेवियरल एक आस्पेक्ट है, एक बिहेवियरल रिक्वायरमेंट है कि जो बर्ड होती हैं वो इस तरीके से बैठना पसंद करती हैं। इससे उन्हें आराम मिलता है, जैसे हमें लेट के बेड पे आराम मिलता है, इसी तरीके से जो बर्ड्स होती हैं उन्हें इस टाइप से डाली पे या डंडे पर बैठ के आराम मिलता है। ये पर्चिंग मैकेनिज़्म होता है बाकायदा, कि जब ये डाली को छूती हैं या पकड़ती हैं बर्ड्स, तो अपने आप ही इनके पैर लॉक हो जाते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है? इनका बिहेवियरल एक वेलफेयर प्रमोट होता है, इनकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, ठीक है, बीमार कम पड़ती हैं, ये पैकिंग जो एक दूसरे को नोचते हैं बर्ड्स वो कम हो जाता है, फाइटिंग वगैरह भी फ्लॉक में कम हो जाती है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है। फिर आते हैं नेस्ट। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो मुर्गियाँ अंडे देती हैं या उसको अंडों को सेती हैं, वो उसके लिए एक नेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर नेस्ट नहीं रखेंगे तो मुर्गियाँ इधर उधर अंडे देंगी और फिर आपका नुकसान होगा। तो नेस्ट बहुत ज़रूरी है बना के रखना। और एक जगह ये जब नेस्ट बन जाता है ना, तो एक जगह वो अंडे देती हैं, वहीं से अंडे कलेक्ट करना भी आसान रहता है। तो हाउसिंग जब भी आप बनाएं तो इस टाइप के नेस्ट का इंतज़ाम रखना चाहिए। और इसमें क्या करते हैं कि रेगुलर उन एग्स को रिमूव करते रहना चाहिए, वरना क्या होगा ना, मुर्गी जो है ब्रूडिंग में आ जाती है, ब्रूडीनेस हो जाती है। ब्रूडीनेस होने के बाद क्या होता है कि वो अंडे देना बंद कर देती है, फिर अंडों को सेती है। सेने का मतलब होता है कि वो उसकी ब्रूडिंग करेगी, फिर उसमें 21 दिन बाद अंडे निकलेंगे, फिर वो दोबारा अगर सीज़न रहता है तो फिर वो दोबारा अंडे देती है। तो इसलिए अंडों को हटाते रहना चाहिए ताकि उसके अंदर ब्रूडीनेस कम डेवलप हो और अंडों का प्रोडक्शन ज़्यादा हो। फिर आता है फीडर्स। फीडर्स की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है? लगभग 10 सेंटीमीटर पर बर्ड की स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है फीडर की। तो एक फीडर 1 मीटर लेंथ का 20 चिकन्स के लिए, एडल्ट चिकन्स के लिए काफ़ी रहता है। इस टाइप का ये जो आपको दिख रहा है ना एरो जो बनाया है, इस टाइप का लीनियर फीडर आता है, ये रखा जा सकता है। वैसे गोल फीडर भी आते हैं, गोल फीडर में भी यही है, डायमीटर से आप उसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, सरकमफ्रेंस उस गोल फीडर की, तो उससे पता चल जाएगा कि 10 सेंटीमीटर हमें पर बर्ड के हिसाब से फीडर की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर आते हैं ड्रिंकर्स। वाटर कंजम्पशन डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर है, गर्मी है कि ठंड है, और फीड का टाइप कैसा है।
तो जैसे बाजरा वगैरह खाते हैं या बारले खाएगा तो पानी का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, मक्का खाएगा तो पानी का कंजम्पशन इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो वो फीड का टाइप कैसा है उस पर डिपेंड करता है। और इस हिसाब से ये 300 ml एक मुर्गा, जो एडल्ट मुर्गी या मुर्गा होता है, वो 300 ml तक पानी एक दिन में पी जाता है नॉर्मल कंडीशंस में। तो 50 मुर्गियों के लिए एक ड्रिंकर सफिशेंट होता है। बेल ड्रिंकर जो है, जो इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये अच्छा एक विकल्प है इसके लिए। और इसके लिए क्या करते हैं ना कि हम स्मॉल एक टैंक रख लेते हैं कुछ हाइट पे और उन्हें पाइप से जोड़ देते हैं। जो इसमें पाइप लगा रहता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो चलता रहता है पानी का। और कुछ दवाई वगैरह या कुछ भी हमें देना हो तो हम डायरेक्टली टैंक में डाल सकते हैं, जो इस तक पहुंच जाती है। फिर आता है लाइटिंग के लिए ये इस बात को मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि लाइटिंग हम दो पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमें कुछ रात में काम करना हो फार्म में या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो उस कंडीशन में, या फिर हमें हीट के लिए विंटर्स में, तो इनकैंडेसेंट बल्ब जो आते हैं, जो पीले वाले बल्ब होते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इस पर्टिकुलर देसी जो चिकन फार्मिंग है उसमें एलईडी और सीएफएल को अवॉइड करते हैं, उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। और वैसे ये है कि नेचुरल लाइट हो प्रॉपरली, ऐसा फार्म बनाओ कि वहाँ पर नेचुरल लाइट, धूप वगैरह आती हो, और आर्टिफिशियल लाइट को अवॉइड करना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो इस टाइप का बल्ब ठीक रहता है। और रात के टाइम आप उसमें अंधेरा ही रखें तो वो बेटर है। एनवायरनमेंट कंट्रोल कैसे होता है? दो मेजर एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, एक तो टेम्परेचर रहता है, दूसरा वेंटिलेशन होता है। तो ये दो मेजर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करना रहता है। विंटर्स में क्योंकि ठंड होती है तो हीटर या बुखारी को रिकमेंड किया जाता है कि बुखारी आप जलाएं, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहे और ठंड ना लगे मुर्गियों को। तो बुखारी का एक वीडियो भी है कैसे बनाई जाती है उसका, वो मैंने लिंक दिया है हमारे चैनल पर, एक वीडियो है, वो देख सकते हैं आप। वेंटिलेशन होना चाहिए प्रॉपर, लेकिन ऐसा ना हो कि डायरेक्ट हवा के झोंके अंदर आएँ। वेंटिलेशन का मतलब है ख़राब हवा सर्कुलेट होके बाहर निकले और ताज़ी हवा अंदर आती रहे। तो पर्दे वगैरह लगा के हम इन दो फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। फ्लोर जो फार्म का होता है, फ़र्श होता है, उसे हम कच्चा भी रख सकते हैं और पक्का भी बना सकते हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। लीटर फार्म में प्रेजेंट होना चाहिए फ्लोर के ऊपर, और लीटर हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे चावल की भूसी हो गया, लकड़ी का बुरादा हो गया, या वुड स्क्रैपिंग्स हो गई, तो उन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि वो लीटर जब गीला होता है, पुराना हो जाता है, उसके अंदर बीट मिल जाती है, तो कभी कभी मैगट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो मक्खी के लार्वे होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो अगर ना प्रोड्यूस हों तो बेटर है। और अगर लीटर गीला है, किसी भी तरीके से वो गीला हो रहा है डैम्पनेस की वजह से, या पानी स्पिल हो जाता है, तो वहाँ पर अमोनिया बनने लगती है, और अमोनिया काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, डिजीज़ इंसिडेंस और रेस्पिरेटरी डिजीज़ के इंसिडेंसेस को बढ़ा देती है। तो इस टाइप का फ्लोर रहता है, तो आप देख सकते हैं। तो लीटर अगर वहाँ पर पड़ा है तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगली वीडियो की सीरीज़ में एक पहली हम बना चुके हैं, जिसमें हम चिकन ब्रीड्स के बारे में हमने देखा। आगे की जो प्रेजेंटेशन है उसमें हैचरी और इंक्यूबेशन प्रैक्टिस, हेल्थ हाइजीन, वैक्सीनेशन, डिजीज़ और न्यूट्रिशन एंड फीड फार्मूलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।